वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व युद्ध हुए, विश्व युद्ध के दौरान ही यह बात महसूस की जाने लगी कि कुछ ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जिससे आने वाले समय में युद्धों की इस भीषण विभीषिका से बचा जा सके। और इसी प्रयास का नतीजा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का निर्माण हुआ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना और इसके प्रमुख ऑर्गन या प्रमुख घटक कौन से हैं उसकी चर्चा संक्षेप में करेंगे। फिर हम एक दो जो इसके अंग हैं जैसे महासभा या सुरक्षा परिषद, उसकी चर्चा डिटेल में अलग से करेंगे। और फिर हम जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का एक मूल्यांकन भी करेंगे कि क्या जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था वास्तव में उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सका है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्यों के द्वारा प्रारंभ किया गया, या यूं कहें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर था उस पर अंतिम रूप से 51 राज्यों ने हस्ताक्षर किए और उसके बाद इसे लागू कर दिया गया। धीरे धीरे इसमें जो है सदस्यों की बढ़ोतरी होती गई और वर्तमान में यह 193 सदस्य वाली संस्था है। इसमें 193 सदस्य हैं, 193 members are there, and the last member which was added to it in 2011, साउथ सुडान जो है वो इसका सदस्य बना है। तो सर्वप्रथम हम देखें कि इसका उद्देश्य क्या था। बहुत संक्षेप में हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि विश्व युद्ध के बाद आने वाले समय में इसी प्रकार के विध्वंसकारी युद्धों को रोकने के लिए जो है इस प्रकार के संघ का निर्माण हुआ। ये पहल प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी हुई थी जब राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशंस, और उसके फेल हो जाने के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी ये पहल हुई कि आने वाले पीढ़ियों को इससे बचाया जाए। तो पहला उद्देश्य यही रखा गया कि भावी पीढ़ियों को युद्ध के खतरे से सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए संगठन की आवश्यकता थी और इसीलिए इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, मनुष्यों के मौलिक अधिकारों एवं व्यक्ति के आत्मसम्मान में विश्वास को सुदृढ़ किया जाए। दूसरे शब्दों में कहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के मौलिक अधिकारों में लोगों का विश्वास जागृत करें, उसमें विश्वास को मजबूत करें और उसकी सुरक्षा का इंतजाम करें। तीसरा, न्याय और संधियों के प्रति सम्मान के लिए एक उचित और उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाए। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो सभी को कानून के दायरे में बांध सके। तो दरअसल जो आपस में समझौते होते हैं, संधियां होती है, वही इसी संधियों और समझौते के आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रों के व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। तो उसके संदर्भ में एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाए और सामाजिक प्रगति एवं जीवन स्तर को उठाने के प्रयास किए जाए। ये मूल रूप से इसका उद्देश्य रखा गया। जो पर्पस था, कुल मिलाकर के यदि इसका मूल्यांकन करें तो पर्पस ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित किया जाए। और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित रखने का आधार ये था कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर
जो है संगठन का निर्माण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, दोस्ताना संबंधों को मजबूत किया जाए और ये चीजें जो है सभी देशों के कार्यों में, व्यवहारों में एक प्रकार का हार्मोनाइज करके उसमें एक समन्वयता ला करके जो है उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यदि बहुत संक्षेप में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाना, युद्ध को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, जिससे जो युद्ध के माहौल बनते हैं उससे छुटकारा पाया जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस संगठन का निर्माण किया उसके 6 प्रमुख अंग हैं। इस पर जो है दृष्टि डालना ये बहुत महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण से। तो इसके 6 अंग हैं। पहला अंग जिसे हम महासभा कहते हैं या आम सभा कहते हैं या जनरल असेंबली, सामान्य विधायिका जिसको हम कह सकते हैं। ये सामान्य विधायिका दरअसल सुप्रीम बॉडी है, सर्वोच्च बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है, जिसमें सभी राज्यों 193 जो राज्य हैं उस सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। सभी राज्यों से मिलकर के यह महासभा बनी है। ये महासभा के 193 सदस्य जो है इसके कार्यों में भाग लेते हैं, चाहे वो कार्य किसी विशेष मुद्दों पर, शांति और युद्ध के मुद्दों पर विचार विमर्श करना हो, या किसी जो है इसके संबंधित किसी बजटरी प्लान या बजट पर चर्चा करना हो, या किसी नए सदस्यों को अपने में शामिल किया जाना हो, या फिर अन्य जो संगठन हैं इससे जुड़े हुए उनके विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति हो। इन सभी प्रकार के डिलिब्रेशंस में, विचार विमर्श में सभी राज्य भाग लेते हैं। इनकी बहुत सारी कमेटियां हैं, जिसका प्रमुख रूप से 6 कमेटियां हैं जिसके माध्यम से यह विभिन्न मुद्दों को उसमें आवंटित कर देती है और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर फिर जो है आगे की कार्रवाई करती है। वर्ष में एक बार सितंबर के अंतिम सप्ताह के ट्यूसडे को जो है इसकी बैठक होती है। इस बैठक के लिए महासभा अपने एक प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, जो बहुमत से चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और ये सारे कार्य जो है वह अपने विभिन्न समितियों की, जैसा कि मैंने कहा, उसके माध्यम से करती है, जिसमें प्रमुख कार्य जो है वह उस पर निर्णय लेने के लिए 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है और अन्य छोटे मोटे साधारण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यह सबसे प्रमुख संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है और जिसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, सभी लोगों की सहभागिता है। और प्रमुख रूप से ये जो है डिलिब्रेशन या नए सदस्यों को शामिल करना या संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर चर्चा करना इत्यादि पर यह निर्णय लेती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ही दरअसल वो संस्था है जिसका ये दायित्व है कि वह किसी भी संसार के किसी भी कोने से यदि कोई शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है या कोई राज्य जो है शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है तो उसका मूल्यांकन करे, उस पर निर्णय ले और यदि शांति को खतरा पहुंचाने का कोई कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करे। कार्यवाही वह इकोनॉमिक सैंक्शन, चेतावनी, इकोनॉमिक सैंक्शन या युद्ध किसी भी प्रकार की हो सकती है। इन संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षा परिषद को ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
को व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने की शक्ति जिसके पास है वो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद के दरअसल 15 सदस्य, ओरिजिनली इसमें 11 सदस्य होते थे, बाद में इसमें संख्या बढ़ा करके 15 कर दी गई। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें प्रत्येक की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। तो अस्थायी सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है और ये संसार को 5 प्रमुख भागों में बांट करके रखा गया है। प्रत्येक भाग से एक सदस्य का चुनाव कर लिया जाता है। कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, परंतु एक विशिष्ट बात इस संस्था की है कि इसमें जो परमानेंट मेंबर हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, उनके पास वीटो पावर है। 5 परमानेंट सदस्य हैं, हम जल्द जानते हैं। 5 परमानेंट सदस्य में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और चाइना सम्मिलित है। ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इन पांचों के पास वीटो पावर है, जिसको निषेधाधिकार कहते हैं। निषेधाधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। निषेधाधिकार का मतलब यह है कि यदि कोई प्रस्ताव, ये 2 प्रकार से इस पर लागू होते हैं, यदि कोई प्रस्ताव लाया गया है तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक महत्वपूर्ण, एक जनरल और एक सब्सटैंटिव मैटर। सब्सटैंटिव मैटर में जो निर्णय लिए जाते हैं वो 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से ही निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि एक भी असहमत है तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। साधारण मुद्दे में ऐसी बात नहीं है, परंतु यह निर्णय लेना है कि कौन सा मुद्दा साधारण है और कौन सा मुद्दा सब्सटैंटिव है, यह निर्णय भी जो है फिर जब लिया जाता है उसमें भी जो है 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो प्रोसीड्यूरल मैटर और सब्सटैंटिव मैटर दोनों में ही जो है निषेधाधिकार बहुत प्रभावी यंत्र है इन 5 राष्ट्रों के पास। यदि 5 राष्ट्र में से एक भी यदि असहमत है तो कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। ये यहाँ पर एक अनडेमोक्रेटिक जो है प्रिंसिपल कहा जा सकता है, जहाँ कोई एक राष्ट्र जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लिया जाना है, जिस निर्णय का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होना है, उसमें अड़चन पैदा करता है। सुरक्षा परिषद में इस वीटो का सबसे अधिक उपयोग रशिया के द्वारा किया गया है। तो सुरक्षा परिषद की ये संरचना थी संक्षेप में। तीसरी संस्था है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक भी इसको कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और इन्वायरमेंट के आधार पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना है। ये बात पहले महसूस की गई थी कि युद्ध का जन्म वहां होता है जहां असंतुलन होता है, जहां असमानता अधिक होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस संगठन की रचना की गई है। ये संगठन में 54 सदस्य होते हैं। 3 साल के लिए जो है चुनाव किए जाते हैं, ओवरलैपिंग है, 3 साल सदस्यता इनकी तय की जाती है। और ये मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और एनवायरनमेंट के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय समिट होते हैं इनका फॉलो अप एक्शन देखते हैं और इसमें अपने प्रमुख सलाह जो है वह लोगों को देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन परिस्थितियों को समाप्त करने और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने का दायित्व है जिसमें शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और युद्ध के खतरे को कम से कम किया जाए। चौथी एक संस्था है जिसे न्यास परिषद कहते हैं। न्यास परिषद दरअसल अब जो है 1994 के बाद इसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है, चूँकि जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था उस समय कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे और
पूरी तरह स्वतंत्र होने की क्षमता नहीं रखते थे। इसीलिए इस प्रकार के 11 टेरिटरीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज को कुछ राज्यों के अधीन रखा गया था, और यह इस उद्देश्य से उसके अधीन रखा गया था कि धीरे धीरे इनमें राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता का विकास होगा, और जैसे जैसे इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता का विकास होता जाएगा वैसे वैसे इनको ये जो है स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। इन सारे 11 एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र 1994 तक आते आते या तो स्वतंत्र हो गए या अपने आसपास के राज्यों के साथ मिलकर के उसके अंग बन गए। अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है। अंतिम जो 1994 में जो राज्य पुलाव था वो जो है स्वतंत्र हो गया, और उसके बाद जो है नवंबर 1994 में न्यास परिषद ने एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास किया कि अब हमें प्रत्येक वर्ष मिलने की आवश्यकता नहीं है, अब तभी मिला जाएगा जब इसकी आवश्यकता महसूस होगी। तो इस दृष्टिकोण से न्यास परिषद अब भी कायम है, न्यास परिषद की संरचना अब भी कायम है, परंतु इसके जो ऑपरेशन है, इनके जो कार्य हैं वो स्थगित कर दिए गए। पांचवा जो संगठन का अंग है वो है सचिवालय। सचिवालय, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह के जो कार्यकारी विधायी कार्य होते हैं, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सचिवालय की आवश्यकता होती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसके रिकॉर्ड रखने के लिए, इसकी प्रक्रिया को जो है आगे तक बढ़ाने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वह काम करते हैं, उसे मिला करके सचिवालय कहते हैं। और इस सचिवालय का जो मुखिया होता है वह महासचिव कहलाता है, सेक्रेटरी जनरल के नाम से जाना जाता है। इस सेक्रेटरी जनरल का चुनाव जो है महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद के परामर्श से एक बार में 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन इसका री इलेक्शन संभव है। तो अब तक जो है 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो 2 टर्म के लिए यानी 10 वर्ष के लिए इसके महासचिव बने हैं, और यह महासचिव अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी के आधार पर इनका चुनाव होता है, और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप है उन सभी क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने, उसको समन्वित करने, उसको निर्देशित करने और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ये अत्यंत इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। ये पांचों ही संगठन के जो पार्ट हैं जिसकी हमने चर्चा की, आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और ये सचिवालय महासचिव, ये सभी न्यूयॉर्क में स्थित है। ये पांचों संगठन न्यूयॉर्क में स्थित है, और इन सभी के कार्यों के लिए जो लैंग्वेज है वो 6 प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जो रिकॉग्नाइज्ड हैं: अरबिक, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन और चाइनीज़। इन जो है भाषाओं में इनके कार्य होते हैं। इनसे विलग, हालांकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक अलग संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही जिसका जन्म हुआ, इसका हेडक्वार्टर हेग में है, जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 15 सदस्यीय न्यायपालिका है। 15 सदस्य जो हैं उसके 9 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं, और जैसे जैसे इसमें जगह खाली होती है वैसे वैसे इसका चुनाव किया जाता है। ये 9 वर्षों के लिए जो 15 सदस्य चुने जाते हैं, इनका चुनाव जो है आम सभा के द्वारा किया जाता है, और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो राज्यों की सहमति के आधार पर जो केस इनको सौंपे जाते हैं, जो विवाद सौंपे जाते हैं, वो प्रमुख रूप से वो ये काम करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनमें यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है
तो वो एक कानूनी सलाह भी देने का काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक प्रमुख संस्था है, लेकिन ये जो कार्य करता है, इसमें ये दो लैंग्वेजेस में है, कार्य करते हैं, ये इंग्लिश और फ्रेंच में, और इसीलिए यह पांचों से थोड़ी सी भिन्न है, और इसका जो है हेडक्वार्टर भी यहाँ से अलग है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख घटक हैं, प्रमुख संगठन हैं, जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्य करता है। इसके अलावा बहुत सारे इनके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन यह जो है संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र संघ के और उसके अंग हैं। आज इतना ही।